हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोग के बीच हम मौलिक अधिकार लेकर टॉपिक आए हैं। जो टॉपिक आपका दो भाग में बटेंगे, ठीक है। पार्ट वन और पार्ट टू में, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट बनाने पे बहुत लंबा बन जाएंगे, इसीलिए इसको हम दो भाग में बांट दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग के बीच मौलिक अधिकार से जो पार्ट वन में जो हम ऐसे कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम क्या करें, कंटेंट को डाल सकें, ठीक है। जो आपको सामने एकदम थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मौलिक अधिकार को शुरू करते हैं। तो बच्चों बता दें कि मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में आपको हम कुछ कुछ थोड़ा सा आपको हम बताना चाहते हैं कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो हमें जन्म से क्या होता है, स्वतः क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी कि वैसा अधिकार जो हमें जन्म से क्या होता है, मुझे स्वतः मिल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। चाहे वह व्यक्ति किसी ही क्या हो, देश का हो, अगर वह वहाँ पे जन्म लेता है तो उसे वहाँ की मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उसे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यह जो मौलिक अधिकार है, यह हम भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है, ठीक है। और आगे हम बताएं कि मौलिक अधिकार को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, आप लोग को पीडीएफ के द्वारा आप लोग को समझाते हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, समझिएगा। तो मौलिक अधिकार क्या होता है बुआ, कि मौलिक अधिकार इसे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। किसे लिए हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कभी कभी देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका न देकर आपको देगा यूएसए देगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और जो इस मौलिक अधिकार है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। तो कोई आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग कितने में है, तो बोलिएगा 3, और बोलेगा कि कितने अनुच्छेद में है, तो बोलिएगा 12 से 35 तक में है, ठीक है। और इसी मौलिक अधिकार को ही हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला था इसे, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपको हम बता दें कि मैग्ना कार्टा क्या होता है, कि मैग्ना कार्टा जो है वह अधिकार का वह लिखित प्रपत्र है जिसे 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के किंग जॉन ने अपने सामंतों के दबाव में आकर वहां के नागरिकों का अधिकार दिया था। और यह जो मैग्ना कार्टा, उसे उस समय को क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। उसी का रूप हम लोग वहां पे मैग्ना कार्टा कहा गया। और भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है, तो वो आपको मौलिक अधिकार को कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं इसके बारे में भी डिटेल में समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो देखिए, मैग्ना कार्टा यानी कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा अधिकार का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। आप लोग को बता दिए हैं। चलिए आगे। यह नागरिकों के मूल अधिकारों से कहता है संबंधित पहला क्या है, लिखित प्रपत्र था। यानी कि यह पहला नागरिकों का जो अधिकार था उसका पहला लिखित जो प्रपत्र था, उसे कौन दिया था, तो किंग जॉन ने दिया था। कब दिया था, तो 1215 में दिया था। क्लियर। आइए अगला है बुआ कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। आपको बता दें कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक है। इस समय बता दें कि संविधान के मूल में जो था ना, वो हमारे पास 7 मौलिक क्या था, अधिकार था, ठीक है। कितने थे, 7। जिसमें से 1978 में, यानी कि मूल कहने का मतलब जिस समय संविधान बना था उस समय हमारे पास मौलिक अधिकार कितने थे बुआ, तो 7 थे। किंतु वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो हमारा कितना है, 6 है। बबलिंग तो नहीं ना कर रहा है ना, चलिए।
तो कितना अभी वर्तमान में कितना है, 6 है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि एक जो था ना संपत्ति के अधिकार को, उसे हम लोग क्या किए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया, उस संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो संपत्ति का जो अधिकार था उसे अनुच्छेद 300 के ए में क्या किया गया, रख दिया गया। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आइए आप। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार थे तो कौन कौन थे, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी पूरा याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको अभी ध्यान सुनिएगा। तो पहला है समानता या समानता का अधिकार, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं समता का अधिकार, ठीक है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। तो पहला क्या है, समता या समानता का अधिकार, जो कहाँ से कहाँ तक किया गया है, 14 से 18 तक में किया गया है, ठीक है। अगला आइए, अगला आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है, ठीक है। और आपका तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 में। और आपका चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन 25 से 28 के बीच किया गया है। और पांचवा है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। और जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे हम 31 में रखे थे, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1900 में 78 में क्या कहते इसको हम लोग हटा कर इसे क्या बना दिए थे हम लोग, तो कानूनी अधिकार बना दिए, ठीक है। और इसको कहाँ रख दिए, तो अनुच्छेद 300 के क्या में रह गया, ए में क्या किया गया, इसको रख दिया गया है। आई होप कि समझ में आया होगा। और सातवां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। और आपको बता दें अनुच्छेद 32 को हम लोग संविधान का हार्ट यानी कि आत्मा कहते हैं, या उसको दिल कहते हैं, किसे, तो अनुच्छेद कितना को, 32 को। यह क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके डिटेल से जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग का है समानता का अधिकार, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, समानता का अधिकार, यानी कि इस जो हमारे भारत देश में है सभी लोग क्या है, एक समान है। तो हमें समानता किस आधार पर मिलती है, चलिए हम लोग जानते हैं, और कौन कौन से हमें समानता का अधिकार है। तो चलिए समानता का अधिकार अभी बताए हैं, या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है वर्णन, ठीक है। चलिए पहला अनुच्छेद है 14, यानी कि 14 कहता अनुच्छेद कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि मतलब समझिए बुआ, यहाँ का मतलब होता है बुआ कानून, कहता है बुआ कानून, यानी कि कानून के नज़र में सब क्या है, एक समान है, ठीक है। इसके समझिए, इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सब क्या है, एक समान है, तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएंगे तथा उन पर एक समान लागू करेंगे। यानी कि जो भी राज्य सरकार अगर कोई अपने देश राज्य के लिए जो कानून बनाएंगे, वह सभी जनता के लिए क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे, कहीं भी उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अगर भेदभाव करेंगे तो हम अनुच्छेद 14 के तहत क्या करेंगे, उनसे हम सुप्रीम कोर्ट तक क्या कर सकते हैं, उनसे हम इस अधिकार को ले सकते हैं, लड़ सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला आइए, आई होप कि आपको समझ में 14 अनुच्छेद आ गया होगा। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि कानून के नज़र में क्या है, सब एक समान है, और राज्य कोई भी कानून बनाएगी तो वह सभी लोगों का होगी, उस पर समान अधिकार होगी उस पर। क्लियर। आइए अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, तो 15 में कहा गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं की जाएगी। यानी कि अगर कोई भी इंसान अगर क्या कर सकता है, अगर आपको धर्म के आधार पर, चाहे नस्ल के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर अगर आपसे क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो आपका यह अधिकार है कि वह ऐसा नहीं करे। अगर जबरदस्ती करता है तो आप अनुच्छेद 15 के तहत उसे क्या कर सकते हैं, उस पर आप केस कर सकते हैं, या उससे अपना अधिकार को ले सकते हैं। क्लियर। आई होप कि यह समझ में आया होगा। आप समझिए फिर से, देखिए क्या है आपके से फिर। तो यह कहता अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वह सरकार ही क्यों ना हो, चाहे आपके आसपास के लोग ही क्यों ना हो, वह कोई भी इंसान जाति, धर्म या लिंग या भेदभाव के आधार पर कोई भी आपसे भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर करते हैं तो आप किसका, अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। चलिए आगे अनुच्छेद 16 में, 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में सबको एक समान अधिकार मिलेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है।
इसी को बोलते हैं हम लोग लोक नियोजन में क्या चीज, विषय में अवसर की समानता। कोई भी अवसर आएगी, सरकारी अगर नौकरी निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, तो सभी लोगों को एक समान अधिकार होगा। अब आपको सवाल आएगा कि दिमाग में कि सर आरक्षण में तो दिक्कत होता है, तो आइए अपवाद में क्या है हुआ, आरक्षण। आरक्षण कुछ भी नहीं है, आरक्षण एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि सकारात्मक बात है, ठीक है। आप इस बात को ऐसे लीजिए कि देखिए ये इसलिए कहा गया है कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो अभी क्या है, बहुत ही क्या है, नीचे हैं। तो आरक्षण के द्वारा राज्य सरकार, ये आरक्षण सिर्फ देने का जो काम है या हटाने का काम है, यह केंद्र का नहीं है, यह राज्य सरकार का है। राज्य सरकार जब चाहे तो इसको हटा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझिएगा, जो ये अपवाद में जो आरक्षण है, इसका मतलब है कि आरक्षण इसलिए दिया गया है ना, कि जो वर्ग हमारे समाज में, जो वर्ग नीचे हैं, आज जो बेचारे क्या हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अभी भी क्या है अपनी आर्थिक स्थिति में जूझ रहे हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप क्या करें, इस फायदा उठाकर आगे बढ़ जाए। जैसे वह एक लेवल में आ जाएंगे, उनके आरक्षण भी क्या कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो आरक्षण कोई गलत नहीं है, यह जो वर्ग आज विकसित नहीं है उन्हें यह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत की ये सबसे बड़ी मुद्दा बना ली गई है कि हमें आरक्षण चाहिए। भाई अगर आप दो रोटी खाकर सुखी संपन्न जी रहे हैं, तो जो इंसान जो भूखे मर रहा है उनको तो खाने दीजिए ना कम से कम, ठीक है। तो इसके लिए आरक्षण में कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप लोग पढ़ते हैं, तो इस बात को सही सही पहचानिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इसमें ज़्यादा कर नेता लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि अभी भी बिहार में देखें तो लगभग क्या है, 80% क्या है, लगभग मतलब कि अगर पढ़ा लिखा तो खैर 64-74% करीब में गया है, लेकिन वो बात नहीं है। मतलब अभी भी समझदार लोग को जो है ना बहुत ही क्या है, कमी है, और लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक इलेक्शन में देखने को मिल जाता है किसका, आरक्षण की मुद्दा, आरक्षण की मुद्दा। अरे भाई है कुछ नहीं, क्या करना आरक्षण का। आरक्षण अच्छा बात है, जो हमारे समाज में जो क्या है पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। क्लियर, आई होप कि आपको आरक्षण समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के बाद आप लोग इस पे कभी भी बहसबाजी ना करें। चलिए नेक्स्ट आइए, अनुच्छेद आपका आता है 17। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। अगर ये शब्द का निकालिएगा देहाती भाषा में, छुआछूत मतलब छुआछूत। अगर आपके साथ कोई कर रहा है कि नहीं नहीं तू फलना कास्ट है, तुम होने रहो, इधर रहो, ऐसे मतलब अगर आपके साथ छुआछूत कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 17 का सहारा लेकर उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह हमें अनुच्छेद 17 हमें क्या देती है, स्वतंत्रता देती है कि आपके साथ कोई भी क्या करेगा, छुआछूत की भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। आइए समझते हैं। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। एक दंडनीय अपराध, अगर ऐसा कोई करता तो उसे केस हो जाएगा, उसको जेल जाना पड़ जाएगा। आप किसी भी धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत की भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, आप भेदभाव नहीं करेंगे। चलिए आइए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे क्या था कि उपाधि लगाने से अपने आप के लोग बड़ा समझते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बड़े हैं, जैसे कोई बोलते हैं चौधरी, महाराणा प्रताप, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये क्या है, मतलब चौधरी का जैसा था है, पहले के ज़माने में चौधरी का था एक अच्छा शब्द था। देखिएगा आप लोग पुराना फिल्म देखिएगा तो उसमें चौधरी जो राजा रहते हैं वो चौधरी अपने आप को लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोनो कोनो सुल्तान लगाएंगे, ठीक है, कोनो कोनो महाराजा लगाएंगे, तो ये सब क्या है, मतलब कि मध्यम वर्ग को दिखाना कि हम तुमसे क्या है, बड़े हैं। तो जब हमारे संविधान कहते हैं कि जब सब लोग एक समान हैं, तो ये बड़े छोटे की क्या बात है इसमें, ठीक है। तो इसी को लेकर क्या है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 को लाया गया, जिसमें उपाधि का अंत कर दिया गया कि अब कोई भी लोग उपाधि नहीं लगाएंगे। चलिए कैसे, तो इसके बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत में कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले उपाधि नहीं लगाएंगे। लगाएंगे उपाधि, लेकिन वह कुछ क्षेत्र में लगाएंगे, सब क्षेत्र में वो उपाधि नहीं लगाएंगे। सिर्फ दो ही सेक्टर है जिसमें उपाधि लगा सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो, चाहे आपका क्या हो, आपका सैनिक का जो अति हो उसमें, ठीक है, सेना का जो पद हो वो लगा सकता है। चाहे अगर एजुकेशन से जो आया जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, ये लगा सकते हैं। चाहे ब्रिगेडियर, ये सब क्या है आपका आर्मी रैंक है, तो इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहेंगे कि हम बहादुर लगा ले, राय बहादुर, चाहे महाराजा लगा ले, सुल्तान लगा ले, ये सब लगाने की जरूरत अब नहीं है। अगर ऐसा लगाते हैं तो कोई भी इंसान, अगर एक इंसान का केस पे अगर एक्टिव हो गया, तो उस इंसान को क्या सकता है, 19 अनुच्छेद 18 के तहत उन्हें क्या हो सकता है, उसको जेल हो सकता है, ठीक है। तो आप समझिएगा उपाधियों का क्या गया, अंत किया गया, कब में, तो अनुच्छेद 18 में। क्लियर, आइए आगे आइए अब।
तो उदाहरण के लिए स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियों थी, मतलब स्वतंत्र जब भारत नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, कुछ उपाधि थी, जैसे महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अगर इस तरह कोई उपाधि किसी अपने नाम के आगे लगाता है तो उसे अनुच्छेद 18 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, आइए, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे किसी को भारत रत्न मिला, चाहे पद्म विभूषण मिला, चाहे पद्म भूषण मिला, तो अगर वह अति क्या मिलता है उसको, यह जो सम्मान है भारत का, वो अगर मिल रहा है तो वह इंसान अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं कि मतलब भारत रत्न मंगल कुमार ऐसे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप भारत रत्न देखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला, लेकिन कभी नहीं देखे होइएगा कि भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि आप कभी भी उपाधि को अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते हैं। क्लियर, आई होप कि समझ में आपको आया होगा। ठीक है, और अपवाद में है आपको एजुकेशन, अगर एजुकेशन से जाते हैं जैसे प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आप अपना लगा सकते हैं डॉक्टर फलना कुमार, चाहे डॉक्टर मोटा कुमार, चाहे डॉक्टर हाथी कुमार, कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, और आर्मी रैंक से है तो प्रोफेसर, जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल में, प्रोफेसर प्यारे लाल, ब्रिगेडियर भानु प्रताप, डॉक्टर गधा, मतलब इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अति है, आप यहाँ पे अति कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर हाथी, ठीक है, यहाँ पे आप लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मस्ती के लिए है, आप वहाँ पर किसी भी नाम को एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको यह समझ में कि हम लोग का जो दूसरा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वह हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब समझिए स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो समझिएगा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। देखिए बता दें कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय भी स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास 7 थी। कितना थी, 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितने अभी है मेरे पास, तो 6 है। क्लियर, अब समझिए 7 कैसे थे, 6 कैसे हो गया। सो ठीक है, तो समझिएगा, तो उसमें क्या हुआ कि मूल संविधान में 7 तरह के स्वतंत्रता का क्या था, उल्लेख था, आपको बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से स्वतंत्रता का है अधिकार है आपके पास। ठीक है, तो आइएगा, तो अनुच्छेद 19 के ए में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको 19 के ए के तहत बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है। आप जानते होइएगा कि मीडिया वाले लोग सवाल पूछते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि उनका किसके आज़ादी मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 19 के ए के तहत वो क्या कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, या बोलने की आज़ादी, आपको बोलने से कोई रोक सकता नहीं है। बस यही मतलब अपने आप में ध्यान रखिएगा कि आपके बातों से किसी को गलत ना लगे और आपके बात किसी को क्या उससे बोलते हैं, दुख न पहुंचा सके। आप बोलिए, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा मतलब नहीं किसी को गाली दे देने लगे, तो ऐसा बात नहीं होगा, तो उसमें आपको दिक्कत ही अधिकार आएगा, वो छीन लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमसे किसी को दुख न पहुंचे। क्लियर, चलिए आइए 19 के बी में है सभा करने की स्वतंत्रता। तो सभा करने की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप कहीं पर भी सभा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्वतंत्र है, आपको कोई भी रोक सकता इस पर नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा जगह सभा कर रहे हैं जहां आम जनता को या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है आम जनता को, तो वहां आपको फिर इस सभा करने दिया जाएगा नहीं। आप वहां पे न करें तो ही बढ़िया, कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए सभा कीजिए, कहाँ कीजिए, जहाँ पे कोई भी आम जनता किसी तरह कोई परेशानी न हो, चाहे किसी को कोई दुख न हो, वहाँ पे कीजिए, अपना सभा कीजिए, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। क्लियर, यह अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 19 के बी में है। फिर है अनुच्छेद सी में कहा गया है, सॉरी, अनुच्छेद 19 के सी में कहा गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप संगठन बना सकते हैं, अब संगठन बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 के सी देती है, बशर्ते एक ध्यान रखिएगा कि जो आप क्या बना रहे हैं, संगठन जो बना रहे हैं, उसका उद्देश्य हमारी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या करना है, मजबूत करना होना चाहिए, न कि अगर कमजोर करना होगा तो इस संगठन को बंद कर दिया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि हम संगठन बना सकते हैं, लेकिन उस संगठन का उद्देश्य हमारे देश की एकता, संप्रभुता और क्या चीज़, आपको अखंडता को क्या बनाए रखना का होना चाहिए। क्लियर, आइए अगला है आपका अनुच्छेद 19 के डी में देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। आप भारत देश के कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आपको कोई रोक सकता नहीं है, बशर्ते एक ही ध्यान दीजिएगा कि आप जाइएगा
जा सकते हैं, लेकिन अब जाने की घूमने की स्वतंत्रता तो दे दिया हमें 19 का डी। इसका मतलब ही नहीं कि किसी घर में घुस जाइएगा। मतलब अब भाई किसी घर में जाने की प्राइवेसी है, आप किसी घर में जाने से पहले एक बार क्या कि उसको बोलिए कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। अगर वह बोल रहे हैं कि हाँ अंदर आइए, तभी आप जाइएगा, ठीक है। अन्यथा ये नहीं कि हम हमारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है 19 के डी के अंतर्गत कि हम कहीं पर भी जा सकते हैं। तब जैसे किसी घर में जाइए तो पता चलता है कि बाद में पता चलेगा कि मुंह फुला के भेज दिया, क्योंकि भाई किसी के बिना पूछे आप किसी के घर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको घूमने की आज़ादी है, आवागमन जाने की आज़ादी है, लेकिन कब तक, जब आप पूरी तरह से क्या है, किसी को इससे दिक्कत न होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आइए 19 के ई में, किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप भारत में कुछ क्षेत्र है जहाँ पे अभी 370 जैसे कहाँ लगा था, जम्मू कश्मीर में था कुछ दिन पहले, तो कहा था वहाँ पे आप नहीं बस सकते थे। कुछ एरिया है जहाँ पे बसने की अनुमति नहीं, अन्यथा आप भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यह देखिएगा कि जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में जो ज़मीन पे हम बसने जा रहे हैं, क्या वो निजी ज़मीन तो नहीं ना है। अगर देखिए किसी भी अगर निजी ज़मीन में अगर जाकर बसिएगा तो भाई जाहिर सी बात आपको कोई आपको बिलगा देगा वहाँ से, चाहे मारेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आपको बसने की स्वतंत्रता है, इसीलिए आपको प्रत्येक गांव में देखिएगा, प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक राज्य में क्या है, कुछ सरकारी भूमि होती है, ठीक है। आप वहाँ जाकर बस सकते हैं, ठीक है, आपको कोई रोक सकता नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा कानूनी प्रक्रिया होती है, आप उसको करके अपना वहाँ पे निवास स्थान बना सकते हैं। फिर अपना आगे काम करने के बाद फिर अपना पैसा कमाइए और अपना ज़मीन का कीजिए, अपना निजी लिखवा कर अपना ज़मीन घर उर बना सकते हैं। लेकिन आपको रहने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, बशर्ते कि याद रखिएगा किसी की निजी ज़मीन में नहीं, या फिर सरकारी ज़मीन पर। क्लियर। आपको समझ में ये भी आ गया होगा। चलिए आगे आइए। तो अगला आपका है संपत्ति का अधिकार। तो बताइए कि आपको हम संपत्ति का अधिकार को 19 के एफ में था, लेकिन इसे हटा दिया गया है और इसे क्या बना दिया गया है, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। आई होप कि यह समझ आपको आया होगा, ठीक है आपको। चलिए यहाँ देखिएगा, एक बहुत ही अभी तुरंत एक क्वेश्चन देखे हैं कि एसएससी में पूछ लिया था। ऐसे हम अभी सेट लेकर आने वाले हैं। सेट इस जस्ट इस वीडियो के बाद आपको सेट मिल जाएगी, 25 क्वेश्चन का सेट होगी। जब हम देखिएगा कि आपको पूरी तरह से जो अपडेट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपको एनालिसिस कराया गया है, ठीक है। मात्र 10 से 15 मिनट 25 क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, जो उससे अगर कोई एग्जाम में जाता है तो उससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस संपत्ति का अधिकार को, एक क्वेश्चन था कि संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें आप मोरारजी देसाई के, मोरारजी देसाई के क्या हुआ था, काल में क्या किया था, हो समाप्त किया गया था किसको, मौलिक सॉरी संपत्ति के अधिकार को। क्लियर। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए बता देना, 24 क्वेश्चन पूछे हुए था। ऐसे सीजीएल या सीपी में क्वेश्चन पूछे हुए था कि संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में समाप्त किया गया था, तो क्या मारिएगा आप वहाँ पे, तो आप वहाँ मारिएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 19 के जी कहता है क्या चीज, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं भारत में, इसीलिए कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला है आपका अनुच्छेद 20। 20 में कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप दोषी ठहर जाते हैं तो आपको कौन कौन से क्या है अधिकार है, समझिएगा। जैसे आप कुछ कांड कर दिए और आप क्या किए, उसमें फंस गए, तो क्या होता है, फंसने का मतलब कि आपको अब कौन कौन अधिकार आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला आपका है, इसमें 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है, यानी कि अनुच्छेद हमें जो 20 है वह क्या देती है, हमें दोष सिद्धि के संबंध में 3 क्या देती है, हमें मौलिक अधिकार देती है कि एक अपराध की एक ही सजा होगी। तो अगर हम दोष सिद्ध हो जाते हैं, अगर हम मतलब वो जो हमको पुलिस ने गिरफ्तार के जिस काम को लेकर वो हम साबित हो जाते हैं कि नहीं हम किए हैं, तो हमको एक अपराध की सिर्फ एक ही सजा मिलेगी। क्या होगा, एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। दूसरा होता है अपराध करते समय जो कानून बना हो उसी के तहत सजा होगी, यानी कि कोई भी जब हम अपराध किए थे उस समय जो कानून में प्रावधान होगा वही सजा मुझे मिलेगी। ऐसा नहीं कि जब हमने क्या किया
कि सजा मुझे मिल गया और उसके बाद में क्या हुआ, कानून में क्या होगा, चेंजिंग हो गया कि जो सजा 5 साल का था अब सजा 10 साल का हो जाएगा, तो अब मुझे 10 साल का नहीं होगा, कितना साल का होगा मुझे, अब 5 साल का ही सजा होगी। क्लियर? आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए तीसरा आइएगा, वह है आपका खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आपको, आप खुद के खिलाफ भी गवाही दे सकते हैं या किसी तरह के वकील भी रख सकते हैं, उससे कोई आपको बाध्य कर सकता नहीं है कि आपको खाली का आपको ही गवाही देना है। क्लियर? आपको जिसको मन हो गवाही के लिए चुन सकते हैं। क्लियर? यह हमें, अगर हम दोष सिद्ध हो जाते हैं तो हमें यह मौलिक अधिकार देता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा। फिर आ गए नेक्स्ट वीडियो में आइए। तो अगला आपका है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप अपना प्राण भी त्याग नहीं सकते हैं। ठीक है? क्योंकि प्राण देना एक कानून क्या है, अपराध है। आत्महत्या करना कानून क्या है, अपराध। अगर आप मतलब आत्महत्या करना चाहते हैं, अगर बच जाते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है? इसलिए आप, कानून यह भी सक्षम देते हैं कि आप अपना आत्महत्या भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर करने के बाद देखिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो जाती है कि अगर कोई इंसान अगर आत्महत्या कर लेते हैं किसी लुलिया उलिया के चक्कर में, देखबे करते हैं कैसे ज़माना में अधिकांश लड़का सब पता नहीं कहाँ न का बाप मतारी अगर मतलब कि बचपन से लेकर 20 साल तक प्यार किया तो उसके प्यार को भूल जाता है। अब पता नहीं लुलिया कौन सी, पता नहीं जादू टोना करती है कि देखिएगा तो बस 2 से 3 महीना के अंदर में क्या होती है उसका खत्म, मतलब उसके चलते वह प्राण भी दे देता है। ठीक है? तो ऐसे में क्या होता है कि देखिएगा जब ऐसे कोई लड़का मर जाता है तो उसके क्या होता है, उसके अति को मतलब कि शव को क्या करता है, तुरंत क्या होता है, उसको शव को जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगी कि यह इंसान ऐसे मारा है और वह लड़का अपने बाप मतारी को बताया हो कि नहीं वो लड़का से शादी करा, लड़के से शादी करना था, और बाप मतारी ऐसा नहीं माना, तो हमारा क्या होता है कि हमारा मौलिक अधिकार है कि हम जिससे चाहे वैसे मैरिज कर सकते हैं। इससे में कोई रोक सकता हमें नहीं है, बशर्ते ही होना चाहिए कि लड़की का उम्र और लड़के की उम्र पूरा रहना चाहिए। ठीक है? बस इसके लिए क्या होता है, वो लड़का ने मर गया, बाप मतारी शादी नहीं करा, वो लड़का ने मर गया। अब क्या होता है, पुलिस को पता चलेगा तो क्या करेगा, पुलिस जांच करेगा, और जांच करने में क्या होगा, बाप मतारी का जेल हो जाएगा। इसके बचने के लिए क्या करते हैं बाप मतारी, अगर वैसे बच्चे मर जाते हैं क्या करते हैं, उस बच्चे को तुरंत क्या करते हैं, उसको दफना दिया जाता है। ठीक है? तो अगर आप उस समय अगर प्राण देने जा रहे थे, अगर बच गए तो फिर आपको क्या हो जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। ठीक है? चलिए आइए यहाँ पे फिर समझते हैं लिखित रूप में। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंतर्गत अंदर जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। कानून के अंदर रह के किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, कोई भी। वही बोले नहीं है कि अगर वह जीवन जीना चाह रहा था किसी लड़की के साथ है, और लड़की क्या हुआ कि लड़की ने मतलब चाह रही थी कि हाँ हो जाए शादी, लेकिन उस लड़का के पिताजी ने चाहे उस लड़की के माता जी ने क्या किया, उस शादी को होने नहीं दिया और क्या कि इसको फोर्स किया और चाहे इसको मार दिया, तो क्या होगा, उस बाप माता दोनों का होगा, जेल हो जाएगा उसको। ठीक है? तो आप किसी भी व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 22 में। ठीक है? तो अनुच्छेद 22 कहती है हम लोग को, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर हम गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे हो, गिरफ्तार अगर हो जाते हैं तो कैसे बचे अपने आप से। ठीक है? तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, यह आपको थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग कभी अगर कांड उंड करेंगे तो इस तरह के अपने पास मामला आएगी। ठीक है? तो उस समय आपके पास क्या क्या अधिकार है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि दोष अगर ठहरे जाते हैं, चाहे दोषी आप मान लिए जाते हैं, तो आपको उस समय कौन कौन सा अधिकार आपके पास होगी। तो चलिए आइए ध्यान देते हैं हम लोग। पहला तो हम लोग के 2 तरह के हमारा क्या होगा, हमारे पास संरक्षण होगा। किससे? गिरफ्तारी से लेकर। एगो होगा अपराध के बाद, हम अपराध कर दें उसके बाद क्या हमारे पास संरक्षण का क्या हमारे पास अधिकार है मेरा। एक होता है अपराध से पहले, तो समझिएगा अपराध के बाद पहले का, जैसे अगर हम किसी को क्या किए, मार दिए, या किसी को हमारे पास ऊपर केस हो गया। ठीक है? हमारे पास क्या होगा, पुलिस आया कि आपने फोड़ा है चाहे, तो वह हमें गिरफ्तार करने आया। ठीक है? तो गिरफ्तार करने आएगा तो यह मेरा मौलिक अधिकार है, उस पुलिस से हम पूछेंगे। अगर मुझे पता नहीं कि हमने किसी को मारा नहीं, हमारा नाम केस में क्या होगा, रख दिया कोई, और केस में रखने के बाद क्या होगा, पुलिस ने किया मुझ पे आ गया, मेरे घर पे मुझे गिरफ्तार करना आ गया, तो गिरफ्तार करना आएगा तो पुलिस जैसे आएगा तो उस पुलिस से हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हिरासत में लेने के कारण बताना पड़ेगा कि हम आपको इस जुल्म में क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, आपके इनाम से इस तरह का हुआ केस हुआ है। ठीक है? तो पुलिस को अगर मुझे गिरफ्तार करेगा तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि हम आपको किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है? ये हमारा क्या, हमारा यह मौलिक अधिकार है और उसे बताना पड़ेगा। ठीक है? अगर वह नहीं बताता है तो आप अनुच्छेद क्या कीजिएगा, यानी कि जो आपका जो 22 है इसके तहत जब वह कोर्ट में पेश करेगा, ठीक है,
जब वह कोर्ट में पुलिस अगर पेश करेगा तो आप वहाँ पे जज के सामने बोलिएगा कि इन्होंने मेरे मौलिक अधिकार का किया है, हनन किया है, मेरे मौलिक अधिकार को दबाया गया है। यानी कि हम जब इनसे पूछें कि हमारा क्या अपराध है, इन्होंने नहीं बताया और मुझे ऊपर से कि मुझे मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो उस समय जो प्रशासन आपको गिरफ्तार की होगी उसके प्रति क्या होगी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो आप हड़बड़ाया नहीं, कोई भी अगर पुलिस अगर आपसे गिरफ्तार करने आती है तो आप उससे पूछिए कि हमें आप किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। क्लियर, ये आपका क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। दूसरा बात कि उस पुलिस जब वो गिरफ्तार करके ले जा रही है तो वह आपको थाना में रखेगी, लेकिन उसको 24 घंटा के, जिस समय गिरफ्तार की उससे 24 घंटा के अंदर उसे दंडाधिकारी के पास क्या करना है, उसको पेश करना होगा। अगर पेश नहीं करता है तो भी आपका मौलिक अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, एक आगे पढ़ाएंगे आपको हम, बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, आप रीट जारी करवा सकते हैं, मतलब एक आवेदन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का क्या करेगी, जैसा बोलेगा कि हमारा क्लाइंट यानी कि हमारा जो व्यक्ति था, जो हमारे परिवार का जो व्यक्ति था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक 24 घंटा से प्लस हो गया, इसे कहाँ दंडाधिकारी के पास यानी कि जज के पास पेश नहीं किया गया है, तो तुरंत क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ की जो उस एरिया के जो भी पुलिस डिपार्टमेंट होंगे उसमें क्या करेंगे, एक रीट जारी करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि। और इस रीट में लिखेंगे कि जो भी अधिकारी इस व्यक्ति को क्या किया है, गिरफ्तार किया है, उसे जल्दी से जल्दी एक निश्चित समय देगा कि इतना बजे के अंदर उस व्यक्ति को लेकर क्या करेगा, जल्दी थाना में पहुंच जाए, अन्यथा उस पर क्या किया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। ठीक है, अब उसको लेकर जाना होगा। देखिए ये मामला तब आता है ना, जैसे क्या होता है, जैसे आप दो लोगों में लड़ाई हो गया, ठीक है, तो दो लड़ाई होता है, एक इंसान गरीब है, एक इंसान क्या है, अमीर है। तो अमीर इंसान कभी कभी फिल्म में देखते होइएगा तो क्या करता है कि कभी कभी देखिए, अभी प्रशासन में भी देखते हैं कि कुछ लोग क्या है कि बहुत सारे क्या है कि करप्शन अभी हैं, ठीक है, देखिएगा तो पैसे के दम पे बहुत कुछ हो जाते हैं। ठीक है, पैसे के दम पर तो सबूत भी बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें इस मामले में क्या होता है कि जैसे आप क्या करेंगे, मतलब कि लड़ाई हुआ दो गोरा में, एक गोरा क्या किया कि पैसा वाले हैं, क्या किया, उन्होंने पैसा दे, बोला कहते कि इसको थाने में क्या करना है, इसको मतलब कि सप्लाई कर देना या मार देना। ठीक है, तो उस समय क्या करेगी पुलिस, क्या करेगी कि आपको बॉडी को पेश ना करके क्या करेगा, आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगी। ठीक है, और जगह हो सकता है कि उस आवर में क्या हो जाए, आपको मार भी जाए, जैसे आप लोग कुछ फिल्म देखे होगा तो ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय जैसे क्या करेगा, जैसे पेश करेगा तो क्या होगा, उसमें जैसे ये बात को आप रखिएगा तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को जैसे दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है जिसका नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण विधि, और उस पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के लिए आपका यह अधिकार है, कोई भी पुलिस अगर आपको 24 घंटा से अंदर का रखती है, अगर ज़्यादा समय अगर जेल में रखती है, तो आप उसके प्रति क्या कर सकते हैं, उसके प्रति आप आवेदन कर सकते हैं। किसमें, सुप्रीम कोर्ट के, बोले ना आपको, आपके यह मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट तक क्या देती है, आपको स्वतंत्रता देती है। ठीक है, चलिए आइए अगला, आइए आपका कि अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। और अगर आप गिरफ्तार हो गए, ठीक है, चले गए, तो आप अपने पसंद के वकील, ऐसा नहीं कि फलने को वकील रखना है, नहीं, हमको जिसको मन करेगा हम उस वकील को चुन सकते हैं, इसमें कोई रोक सकता हमें नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ बात आती है कि अपराध के पहले क्या होता है बुआ, अपराध के पहले। अभी समझिए क्या होता है अपराध के पहले। ठीक है, थोड़ा सा अभी आप लोग को, जैसे अपराध के पहले क्या करेगा आपको लोग, सरकार क्या करेगी, जैसे एक मिनट देख लेते हैं, तो बबलिंग तो नहीं ना हो रहा है, नहीं, ठीक है, चलिए। तो क्या होता है कि अपराध के जो पहले जो होता है गिरफ्तार किया जा सकता है, कब किया जाएगा ये समझिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पुलिस प्रशासन को लगता है कि यहाँ पे दंगा फसाद होने वाला है फलना फलना व्यक्ति के तहत। ठीक है, जैसे पुलिस को लगेगा ना कि इसको हो सकता है, क्या करेगा जी, तुरंत क्या करेगा, यह यहाँ पे अगर ऐसा एक्शन न लिया जाए तो क्या करेगा, दंगा फसाद करवा सकता है। तो उस समय प्रशासन क्या करेगी कि उस इंसान को बिना सूचना के, बिना आपको कोई भी लेने के कारण बताएगा नहीं, सीधे क्या, सीधे आपको गिरफ्तार कर लेगा, डायरेक्ट गिरफ्तार करेगा आपको। ठीक है, और गिरफ्तार कर लेगा और उसे तब तक मान करेगा, लगभग 3 महीना तक आपको वह हिरासत में रखेगा। ठीक है, ये ऐसे देखने को भी तुरंत अगर आप न्यूज देखते होइएगा तो अभी तुरंत जम्मू कश्मीर में हुआ था कि जम्मू कश्मीर से 370 हट रहा था, तो वहाँ के कुछ नेता लोग क्या थे कि सोच रहे थे क्या चीज़ कि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कि दंगा फसाद करने के चक्कर में थे, तो क्या किया वहाँ के प्रशासन ने किया, वहाँ के जो दंगा फसाद करने वाले जो नेता थे उन्हें क्या किया, तुरंत ही पहले क्या किया, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि वहाँ पे कोई भी मतलब किसी तरह की कोई भी उसका घटना नहीं घट सकी और शांति माहौल बना रहा। ठीक है, तो अगर प्रशासन को ऐसा लगेगी कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वह आपको बिना सूचना के उठा लेगी और
उसे यह अधिकार है, 3 महीने तक उसको रखने का क्या है, अधिकार है आपको, ठीक है। इसी को हम लोग, तो देखिए यहाँ पे निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसमें वारंट वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इसमें वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक उसको कोर्ट रखा जा सकता है, ठीक है। उसको मतलब पुलिस उसको 3 महीने तक रख सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। यह कानून जो है ना, थोड़ा सा अगर हम इतिहास की ओर चले तो थोड़ा सा इसमें आप लोग पढ़े होंगे, एक रॉलेट एक्ट पढ़े होंगे जो 1919 में आया था, ठीक है। जिस समय क्या हुआ था, इसी रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, इसी के तहत। और इसमें वही नियम था कि जब तक अंग्रेज को मन करेगा तब तक इंसान का रखेगा। इसे हम लोग काला कानून, आतंकवादी कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहते थे, ठीक है। तो हम लोग इसे, अभी हम हिस्ट्री में आएंगे कभी तो गांधी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब को उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अगर यह वीडियो कैसा लगा आप इसको समझे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपका सब्सक्राइब होती है तो यहाँ मनोबल बढ़ती है, तो वीडियो बनाने में थोड़ा और मज़ा आता है, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है तो एक इस वीडियो को एक शायरी के द्वारा क्या कर सकते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं कि सुनिएगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, जरा तू हिम्मत तो रख, मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो रख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। जय हिंद।